वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। तो मैं चंदन कुमार आज आप लोग को यहाँ पे सेक्शन सी लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बच गया है सेक्शन सी, ठीक है ना। तो आज हम लोग सेक्शन सी देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने बेटा आपका 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 3 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। तो 5 3 कितना हो गया 15 नंबर। तो सेक्शन सी में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्लियर है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अंत तक दिखेगा, लास्ट तक दिखेगा, कहीं भी स्किप करने का जरूरत नहीं है। बारीकी से एक एक बात समझाया जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा जितनी भी फ्रेंड्स है, और लाइक शेयर जरूर करें। ओके चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या सर सिर्फ इंटीग्रेशन ही पूछा है क्या? बोले क्या करूं, जो सेट में मैं बता दे रहा हूं। क्लियर है। आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछने वाला है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सोल्यूशन है वो किस टाइप से बनाना है आपको। यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सीख ले, ठीक है ना। और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको आनी भी चाहिए। अगर क्लास 12 का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल फ्रैक्शन। और आगे भी आपका बताएंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का जो पार्शियली होता है उसको हम लोग पहले बड़ा प्यार से उसको आई मान लेना। क्या मान लेंगे इसको? आई मान लेना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे, यानी जो इंटीग्रेशन के जो अंदर है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो वहां पे लेके चलेंगे अंदर में, तो क्या है x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x² प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए पार्शियली हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, है ना। अगर 2 फैक्टर है तो एक का डिग्री यहाँ 1 है और एक का डिग्री यहाँ 2 है। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और एक लीनियर फॉर्म है, ठीक है। तो अगर लीनियर में रहेगा तो सिंगल कांस्टेंट के साथ आएगा एक नया कांस्टेंट, ठीक है। ये x का डिग्री 1 था इसलिए a/x प्लस 2 किया। बट जब आप इसको बनाइएगा तो ये क्वाड्रेटिक में है, तो इस क्वाड्रेटिक का लीनियर बना के लिखना होगा। लीनियर किसको कहते हैं? तो इस टाइप को। तो यहाँ a यूज कर दिया तो अपने से bx प्लस c ले लो और ये एक साथ रखना और यहाँ पे लिखना है x² प्लस 1। तो सर अगर मान लीजिए कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे x² नहीं रहता तो सिंपली हम लोग क्या करते, इतना ही लिखते, यानी ये हटा देते, सिर्फ इतना ही लिखते, b/x प्लस 1 लिखते। क्लियर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक का हमेशा लीनियर बना के हम लोग लिखेंगे। ये बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये बड़ा पार्शियल का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जब आप ये काम कर लीजिएगा तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। जब आप पार्शियली इस्तेमाल कर लीजिएगा तो उसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिएगा। क्लियर। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1। अब ये डाटा इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ, तो a इंटू हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 2। और इधर आपके पास जो डाटा है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और x² प्लस 1। जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये दोनों डाटा नीचे वाला सेम रहेगा। लेने के बाद क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सो देयरफॉर x² प्लस x प्लस 1 बराबर लिख सकता हूं a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू आपका लिखाएगा x प्लस 2। क्लियर है। अब ये लिखने के बाद हम लोग यहां से a b और c का मान निकालते हैं। क्या सर a b c ही मानना जरूरी है? देखिए आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। बट जनरली हम लोग अल्फाबेटिकली का आपका कैपिटल लेटर को ही मानते हैं। क्लियर है। तो इसी वजह से हम लोग एबीसी मानते हैं। जो बच्चे पढ़ लिए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन वो उसको बारीकी से समझ में आता होगा। और आप नहीं पढ़े तो जो भी टीचर पास पढ़ रहे हैं पढ़े, या तो इस जो स्लाइड कर रहा है नंबर
आप उस पर कॉल करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से देखो एबीसी मान निकाला कैसे जाता है उसको समझो। यहां पे क्या करना, खुद से एक्स का मान पुट करना, जो मर्जी करे, लेकिन ऐसा डाटा पुट करो जो खुद से मान देना स्टार्ट कर दे। ठीक है? तो इन दोनों में टारगेट ले लो, निकालना किसको चाहते हो। सपोज करो हम ए को निकालना चाहते हैं, तो ए को निकालना चाहते हैं तो ये पूरा डाटा जीरो करना होगा। ठीक है? तो इस x की जगह अगर मैं -2 बैठा दूं तो ये पूरा प्लस माइनस में क्या होगा, जीरो। तो ये पूरा कहानी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो x की जगह अगर मैं -2 बैठाऊं तो जहां जहां x है वहां -2 बैठाऊं, तो -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c, और यहाँ पे -2 प्लस 2। ये करेंगे तो 4, यहां भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -2 और प्लस 1। यहाँ पे देखिए a इंटू 2 दूना 4 प्लस 1, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, जीरो। तो जीरो से ये पूरा कहानी क्या हो गया, जीरो। तो सिंप्लीफाई करने का जरूरत आपको नहीं है। यहाँ देखिए 4 में 2 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 2 और 1 कितना होगा बेटा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 5a। मतलब हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू आपका आया 3/5। ये a का मान निकल गया आपका। यहां तक कोई डॉट है क्या, कोई डॉट नहीं। सर ये कहां से लाए हो, x का मान -2। देखो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो भी रहेगा ना यहाँ फैक्टर, आपको एक्स्ट्रा सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी फैक्टर के माध्यम से मैंने a निकालना चाहा तो ये bx प्लस c को जीरो करना था, तो मैंने देखा x की जगह अगर -2 बैठा दूंगा तो प्लस माइनस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर ये कहानी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बस इसी वजह से आपको सोच लेना है। तो जो फैक्टर रहेगा ना उसी से, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक दे दिया इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, बट ऐसा होता नहीं है ना, जनरली रहेगा आराम से। ठीक है? चलिए अब a का मान तो निकल गया, अब हम लोग चाहिए b का और c का मान निकालना है। अब देखो अगला क्या करें, जो कुछ ऐसा रिलेशन है। अब देखो अगर x का मान हम जीरो बैठाते हैं तो ये कहानी b जीरो हो जाएगा, और a और c में रिलेशन आएगा, उस समय हम a का मान बैठाएंगे तो c निकल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं अगला केस में, अब पुट कर देते हैं हम लोग x का मान 0। अब x का मान जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां बैठाते जाओ। तो भाई 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो 0 प्लस 1 1 इंटू a क्या हो जाएगा, a। यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो पूरा कहानी हो जाएगा 0 प्लस c, और यहाँ बैठाएंगे तो 0 प्लस 2। कहने का मतलब है 1 और c लाना चाहते हैं तो a का मान पता है तो इधर लेके आ जाओ, और यहाँ बच गया 2c। 1 माइनस a का मान आपके पास है 3/5, यहाँ पे 2c। यहाँ एलसीएम आएगा 5, तो 5 माइनस 3 बराबर 2c। कहने का मतलब है 2/5 बराबर 2c। 2 से 2 कट गया तो c का मान आ गया 1/5। ये निकल गया c का मान। अब चाहिए हमको b का मान। ठीक है? तो देखो जब आपको लास्ट में a b c मतलब a और c निकल गया तो b निकालने के लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको जो मर्जी बैठा दो, बस जो वैल्यू पहले से पुट कर दिए उसको हटा कर। ठीक है ना? तो अब क्या पुट करना चाहोगे, तो सर कोई भी वैल्यू लेना है। मान लो x बराबर क्या ले लिए 1, ये खुद से लेना है, खुद से, है ना। अब देखो जब 1 ले लेंगे तो क्या क्या रीजन होगा उसको समझो। 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो कितना आएगा, 3 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर जब मैं यहाँ 1 बैठाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 2a। फिर यहाँ b इंटू 1 प्लस c, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2। सॉल्व करेगा 3a को इधर लेके आ जाओ, 2a इधर बच गया आपके पास, b प्लस c इंटू बच गया 3। अब मेरे पास a पता है और c पता है तो b निकलेगा। तो यहां से देखिए 3 माइनस 2a, और यहाँ गुना करेंगे तो 3c होगा, तो इधर आएगा तो -3c, और यहाँ बच जाएगा 3b। जब गुना करेंगे ना 3 से तो b के साथ भी जाएगा, c के साथ भी आएगा। तो c को मैं इधर लेकर आया क्योंकि हमको b डाटा चाहिए, b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सभी जितना भी a और c का वैल्यू पता है इसको इधर लेके आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 माइनस 2 गुने a का मान कितना है आपके पास, 3/5 है। फिर 3 गुने c का मान कितना आपके पास, 1/5 है, इज इक्वल टू 3b हो गया।
अब इसको इवेलुएट करो कितना आएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूं कि 5 एलसीएम, तो 5 तिया 15, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 इक्वल टू आपका 3b हो गया। यानी ये आपका कितना आ गया तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो 15 सॉरी यहाँ पे आपका 6 और 3 कितना होगा -9 और 15 में 9 गया, बचेगा कितना आपका तो 6। तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा कितना 5 और यहाँ 3b, 3 दूना क्या होगा 6, यानी b का वैल्यू हो गया आपका 2/5। अब देखो मेरे पास सारा डाटा का वैल्यू निकल गया, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। अब इसको बैठाना किस में है, तो जो तीनों वैल्यू जब निकल जाएगा आपका तो फ्रॉम 2 में चले जाना, जिसका इक्वेशन आपने मान के रखा है, यही तो मान के रखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बटा यानी x² प्लस x प्लस 1 अपॉन माने थे हम लोग x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू a का मान मैंने कितना निकाल के रखा है, तो a का मान देखो 3/5 है। तो यहाँ 3/5 अपॉन कितना इसके नीचे x प्लस 2 लिखा प्लस अब यहाँ देखो b का मान 2/5 इंटू x प्लस c का मान मैंने ला के रखा है 1/5 और बाय में क्या है आपके पास x² प्लस 1, ये निकल गया। जब आप a b c का मान निकाल दोगे तो फिर जो मैंने पार्शियली यूज किया था उसके साथ बैठा देना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डॉट नहीं। अब देखो इतना के बराबर में ये शब्द लिख सकता हूं, क्लियर है ना। तो इसी को लिखने के लिए इतना आपको तामझाम करना पड़ा है और ये करना ही पड़ेगा पार्शियली में अगर आपको 5 नंबर लेना है तो। क्लियर। अब यहां से समझो जब यहां हो जाएगा तो फिर देखो इसी इंटीग्रल का सॉल्यूशन करना है, क्या इतना का वैल्यू ना निकल गया ये जी। सो फ्रॉम 1 अब हम लोग जो इंटीग्रल i बराबर माने थे इंटीग्रल ऑफ x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल इसका आ गया। यानी यहाँ पे देखिए इंटीग्रल तो दोनों में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 3 बाय कांस्टेंट बाहर होगा, x प्लस 2 में भी लग जाएगा प्लस यहां से देखो 1/5 कॉमन ले लेता हूं तो इंटीग्रेशन बच जाएगा आपका 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन बच जाएगा। क्या इन दोनों से 1/5 कॉमन ले सकते हैं और इंटीग्रल तो सब में लगा ही दिए हैं। क्लियर है, क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकला था और साथ में सभी का dx भी लगा दिए। ठीक। अब यहां से समझो जब ये आप यूज कर दोगे तो ये बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन में आता है 1/x प्लस 2, तो ये किसका हो जाता है सीधा लीनियर में लॉग का हो जाता है। तो 1/x प्लस 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का log x प्लस 2 प्लस 1/5। और जब नीचे का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो क्योंकि यहाँ पे है x² प्लस 1, जब आप x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा और ये 1 में भी डिवाइड होगा। तो देखो मैं एक स्टेप और ले जाता हूं अभी, यहां नहीं हट रहा है देख लो 3/5 इंटीग्रेशन मतलब चलो लिख ही देता हूं, इसका लॉग हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे 1/5 रहने देता हूं। इस इंटीग्रेशन को दोनों अलग अलग डिवाइड कर देना 2x में भी और 1 में भी, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई x² प्लस 1 dx और प्लस 1 बाई x² प्लस 1 dx। ये दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया 2x में भी और 1 में भी। अब यहां देखो 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 अभी रहने देते हैं बाहर में। यहां देखो इसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, जब आप x² प्लस 1 को कीजिएगा पुट तो ये आएगा 2x। तो डायरेक्ट याद रखिएगा अगर कोई इंटीग्रेशन जिसका नीचे डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया हो और उसका होल पावर 1 हो तो डायरेक्ट आप उसमें लॉग लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ x² प्लस 1 और ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स का फार्मूला हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² और प्लस क्या हो गया c। अब जो 1/5 है ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इतना बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो समझिए आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। क्लियर। अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो x प्लस 2 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, है ना, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, है ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। पहली बात आपको इस टाइप का इंटीग्रल नजर आना चाहिए। जब भी इस टाइप का फॉर्म का इंटीग्रल अगर हो, px प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, है ना। जब भी इस प्रकार का पैटर्न का हो तो आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो px प्लस क्यू है उसका हम लोग पहले वैल्यू फाइंड करते हैं कि px प्लस क्यू का मान कितना होगा। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्टकट और फिर इससे भी, ठीक है। तो हम लोग px प्लस क्यू बराबर हमेशा a खुद से लेना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक, और प्लस अपने से क्या लिखना है b, ये इसके इतना बराबर लिखना हमेशा पैटर्न है। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को इवेलुएट करके हम a और b को फाइंड करेंगे। तब फिर a और b का मान हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर है। तो देखो ये एग्जांपल है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न रहेगा तो ये काम पहले कर लेना है। क्लियर है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे पहले इसको मान लेते हैं, लेट i बराबर इतना, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मेट के हिसाब से पहले लिखना होगा आपको a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे। तो नीचे डोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, और अपने से क्या लिखना है, b लिखना है। ये करने के बाद अब आप इसको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, जो बेसिक होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, 4x प्लस 6, 5 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 लिखना जरूरत नहीं है यहाँ भी। ये जो डिफरेंशिएट करके जो आपका आएगा ना, उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। 1 मैंने इंटीग्रल को माना, जब डिफरेंशिएशन करके आएगा इस टाइप के फॉर्मेट में बैठाओगे तो उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। यही a और b का मान निकालने के बाद यहाँ पे आपको बैठाना है। क्लियर है। तो देखो कैसे यहाँ काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। x प्लस 2 बराबर, ये a को दोनों इसके साथ गुना कर दो, तो 4ax प्लस आपका 6a प्लस b। अब यहाँ आपको दो चीज नजर आता होगा, एक तो x के साथ होगा और एक विदाउट x के साथ है। मतलब ये डाटा और ये डाटा पूरा ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब है जिसके पास x नहीं है, और जिसके पास x है वो डाटा ये रह गया। तो इधर देखो x के सामने कुछ नहीं, कितना बेटा आपका 1 है, और यहाँ कांस्टेंट कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि x का कोएफिशिएंट x के बराबर लिखेंगे और कांस्टेंट वाला टर्म कांस्टेंट के बराबर लिखेंगे। सर क्या बोले, नहीं समझ में आया। देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, फिर इक्वेटिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इक्वेटिंग करते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग फिर इक्वेटिंग कर देंगे x का कोएफिशिएंट x के बराबर वाला में और कांस्टेंट के बराबर लिखेंगे, दोनों साइड से कंपेयर करके। तो यहाँ देखो x के आगे यहाँ कितना है 4a और यहाँ कितना है 1। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 बराबर होगा 4a, तो a बराबर कितना होगा 1/4। फिर दूसरा केस में ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ 2 बराबर लिखेंगे 6a प्लस b। अब चूंकि b निकालना है, a तो निकल चुका है, तो 2 माइनस 6a बराबर क्या होगा b, यानी 2 माइनस 6 1/4 इज इक्वल टू b। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो 8 माइनस 6 बराबर b। अब यहाँ बताओ कितना आएगा, तो 2/4 इज इक्वल टू b। कहने का मतलब है b इज इक्वल टू आया 2 2 जा 4 यानी 1/2। तो यहाँ पे देखिए a का मान 1/4 निकला और b का मान निकला 1/2। बोले अच्छा सर ये बात था कि पहले जो भी रहेगा ऊपर में उसके बराबर इस तरह मान लेना और नीचे का डिफरेंशिएशन करना है। करने के बाद ये मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन मान लेना, यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है कि x प्लस 2 बराबर बनेगा कितना। उसके बाद इसको a से मल्टीप्लाई करके x का कोएफिशिएंट x के बराबर लिखना है, कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के बराबर लिखना है। वहां से आपको a और b निकाल लेना है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जब a और b का मान निकल जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 में बैठा देना जो आपने डिफरेंशिएट करके रखा। तो पुट कर दोगे a एंड b इन इक्वेशन किस में 2 में। तो जब
ए और बी पुट करोगे इन इक्वेशन 2 में तो आपके पास निकल जाएगा x प्लस 2 बराबर ए का मान मैंने कितना लाया 1/4, तो 1/4 इंटू अंदर में कितना है 4x प्लस 6 और b का मान मैंने कितना लाया 1/2, तो प्लस क्या लिखोगे 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 को ऐसे लिखना था। अगर आप ये डाटा डायरेक्ट सोच लोगे तो अच्छी बात है। सर सोचेंगे कैसे, तो नीचे का डिफरेंशिएशन बना के सोचना है। देख सकते हो कि इसी का डिफरेंशिएशन है 4x प्लस 6 है, 4x प्लस 6। उसके बाद इसको ऐसा तोड़ो जो इस टाइप के टर्म में आ जाए। ध्यान दे कि जब बैठाने के बाद फिर इसको इवेलुएट नहीं करना, क्योंकि अगर करोगे तो फिर यही ला जाएगा x प्लस 2 ही आ जाएगा, इसलिए तोड़ना नहीं है, बस a और b का मान बैठा छोड़ देना है। अब आते हैं जो हम लोग का इंटीग्रल माना हुआ है। देयरफॉर i बराबर हमने माना 1 में x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहां पे देखें इंटीग्रल में मैंने x प्लस 2 के बदले कितना निकाल के रख लिया, ये डाटा निकाला है ना, तो ये ला x प्लस 2 की जगह ऊपर में बैठा देंगे, यानी 1/4 यहां हो गया 4x प्लस 6 और प्लस 1/2 अपॉन क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहां हो गया dx। यही x प्लस 2 का मान आपको निकालना है जो जनरल फॉर्म px प्लस q होता है। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहां dx। उसके बाद प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहां dx। अब आ गया कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन, यानी इस टाइप का भी एक फॉर्मेट होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले तो यही बताया जाता है क्लास में, उसके बाद ही इस फंक्शन को लाते हैं। तो इसमें देख लो फिर इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं जो नीचे आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल तो इसको समझो, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, बोलो। जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में मिल जाएगा तो सीधे नीचे वाले में लॉग लगा देना, अगर इसका होल पावर 1 है तब। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो फिर नहीं लगाना। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 1/4 रहने देता हूं, क्या इसका डिफरेंशिएशन है 2 गुना 4x, 6x का 6, 5 का क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं यहाँ शॉर्ट में, अगर डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है तो इसमें डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जो बच्चे आपको समझदार हैं आप पुट करके भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक जाने वाला है, लंबा जाने वाला है, तो मैं इसको लेके ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए कैसे किया जाता है। तो देखो पहली बात, कभी भी इस तरह का जो क्वाड्रेटिक रहेगा उसका जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का आगे, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेना। तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 से 2 बाहर हो गया तो 3x और 5 से तो होगा नहीं तो 5/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सेम टू सेम लिख लेना, प्लस 1/2 और ये 2 गुना 4 और बाहर कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन यहाँ ध्यान से सुनना, आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx, ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे कि ये डाटा कैसे तोड़ा जाता है। तो अभी ये सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। पहली बात तो मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाया, फिर जो बचेगा उसको अब सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखते हैं ये साइड क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ये ला खुद से इधर लिख लेना अपने, प्लस 1/4 है रहने देते हैं। अब आप लोग सीखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करना है। जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद अगर प्लस में है, एक्स स्क्वायर के बाद अगर प्लस है तो हमेशा ही फॉर्मेट में याद रखना a प्लस बी के होल स्क्वायर में सजेगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमेशा सजाना रहेगा आपको।
कब? जब एक्स स्क्वायर के बाद प्लस होगा। सर माइनस होता तो क्या होता? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको इवेल्युएट करता। ठीक, अब यहां देखो इसको कैसे सजाते हैं, बड़ा आसान होता है, 10 क्लास में आप कर चुके होते हैं। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस, फार्मूला से क्या करना है खुद से मैं बता रहा हूं, जो बीच वाला रहेगा ना उसमें खुद से आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सर कैसे करेंगे? यहां देखो खुद से थोड़ा 2 इधर लिखना, बीच में x कर देना, और यहां देखो 3 है ना, तो 3/3 के नीचे कितना कर देना? 2। खुद से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में x कर देना, थोड़ा सा सजा के निकलेना है क्योंकि फार्मूला माने चाहिए 2ab। तो यही 2 लाने के लिए a तो मेरे पास x बन चुका है ना, तो 2 लाने के लिए हम लोग b के साथ डिवाइड करना होगा। तो यहां पे अपने से 2 डिवाइड करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसके साथ, x के साथ, उसके साथ। तो देख लो 3x को मैंने कैसे लिखा। अब सवाल ये आता है कि फार्मूला लाने के लिए फिर जो b होता है उसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो जब आप डिवाइड कर दोगे ना, 2 से डिवाइड जब करोगे जिस डाटा में, वही तेरा b बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा? ये वाला b। तो हमें b स्क्वायर चाहिए, तो इसी का क्या करना, होल स्क्वायर के जोड़ देना और होल स्क्वायर करके घटा देना। बाकी बात जो कांस्टेंट इसके पास बच गया है ओला अपने से लिख दो। क्या यहां तक कोई डॉट? कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आया? फिर से कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, बीच वाले डाटा में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को थोड़ा बीच में रखना है ताकि फार्मूला में बन जाए 2ab। b की जगह जो क्रिएट होगा उसी को स्क्वायर करके जोड़ देना, उसी को स्क्वायर करके घटा देना, और जो कांस्टेंट पहले से है उसको रख देना। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब आप यहां से प्यार से देखोगे यहां तक तो आपको नजर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? प्लस, ये अपना चल रहा है इधर 1/4 1/, यहां से यहां तक का अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं इसको x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस जो बच गया उसको सोल्यूशन करो, तो 3 3 9/4 प्लस 5/2, और यहाँ क्या हो गया? dx। ये डाटा रहने देना, 1/4 1/, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, 10 में 9 गया, कितना बचेगा बेटा आपका? 1 बचेगा। तो बचेगा प्लस में 1/4, यहाँ dx। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, 1/4 1/, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर। एक चीज समझो, अगर यहाँ 5 रहता तो क्या इसको स्क्वायरिंग कर पाता? नहीं कर पाता। तो उस समय रूट लगा के स्क्वायर कर देना। क्लियर है? तो जिसका स्क्वायरिंग नहीं कर पाओगे उसका हमेशा रूट लगा के उसमें स्क्वायरिंग कर देना। यहाँ पे देखो तो 1/4 को मैंने 1/2 का होल स्क्वायर करके लिख दिया, और साथ में क्या लगा दिया? dx। अब यहाँ पे देखो बेसिक फार्मूला में आ गया। इधर चल रहा है कौन सा डाटा था? ये वाला, है ना। यानी 1/4 log ऑफ mod ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4। अब देखिए एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है समझिए, कि अगर कोई इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये फार्मूला होता है, याद रखना इस बात को। तो यहां देखो a की जगह ये वाला है और x की जगह ये वाला हो गया x प्लस 3/2। अरे चाहे a उधर लिखो या इधर लिखो, दोनों डाटा तो जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हो गया 1/4, फार्मूला लगाते हैं 1/a, a की जगह है 1/2, फिर होता है tan इनवर्स x बाय a, तो x की जगह है x प्लस 3/2 और a की जगह है 1/2, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? c लगाते हैं। अब ये 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, ये जब करेंगे तो 2 गुना कितना होगा? 4, यानी 1/2 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। और जब ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और प्लस क्या होगा? c। यही आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टर्म में।
तो इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो पहले ये पैटर्न वाला क्वेश्चन था, फिर इसके अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा था। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दोनों को अच्छे से आप इवेलुएट कर लीजिएगा। सेट में डाल दिया है, मैंने बता भी दिया कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद है, तो प्लीज जरूर शेयर करें, है ना। जो भी है सोल्यूशन में देने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी बात, आपने 2 साल 1.5 साल क्या मेहनत किया वो आप जानिएगा। किस टीचर के पास आप पढ़ रहे थे वो आपको काम करेगा। जो चीजें हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप की पैटर्न क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आने वाला क्वेश्चन है, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो ये हो गए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है एंड चौथा वेक्टर ये है। रेस्पेक्टिवली आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी। यानी ए का वेक्टर ये वाला है, बी का वेक्टर ये वाला है, और सी का वेक्टर ये वाला है, और डी का वेक्टर ये वाला है। उसमें आपको क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। फिर दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। मैं एक सजेशन देता हूं कि सेक्शन सी में जो वेक्टर वाला क्वेश्चन होगा उसको आप जरूर बनाइएगा। बड़ा आसान होगा और बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये अच्छे से रिकमेंड कर रहा हूं, आप ध्यान से रखिएगा। अब देखो ध्यान से किस टाइप की क्वेश्चन को बनाना कैसे है। बड़ा प्यार से, ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर आपके पास दिया है 2i प्लस 5j, तो जिसका नहीं है उसको 0 लगा देना। ठीक है ना। सी वेक्टर है बेटा आपका 3i प्लस 2j माइनस 3k, एंड डी वेक्टर है आपका i माइनस 6j और माइनस k। ये 3 वेक्टर आपका, 4 वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी डी सभी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर निकालना है आपको, ए बी सी डी, बस 2 ही ठो खेल है, ए बी निकाल लो और सी डी निकाल लो। तो पहले फटाफट निकाल लेता हूँ भाई, तो पहला ही क्वेश्चन बन गया है ना। ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर का मतलब होता है कि बी वेक्टर में ए को घटा घटा के लिखना है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि बी वेक्टर में ए वेक्टर को घटा घटा के लिखो। तो यहाँ पे देखो, बी वेक्टर ये वाला है और ये वेक्टर ये है, तो ये इसमें घटाओ, ये ला इसमें घटाइए, तो 2 में 1 गया तो i, 5 में j गया तो प्लस 4j, और 0 में k जाएगा तो माइनस k बचेगा। क्लियर है। तो ये निकल गया आपका ए बी वेक्टर, एक आंसर समाप्त हो गया। नंबर 2 में यानी इसी का था, दूसरा क्या निकालना है, एंड सी डी वेक्टर। तो सी डी का मतलब है डी में सी को घटाना, डी में सी को घटाना। तो डी ये वाला है और सी ये वाला है, तो इसको इसमें घटाओ। तो देखो आई में 3j जाएगा तो माइनस 2i बचेगा, फिर माइनस 6 में माइनस 2 जाएगा तो माइनस 8j बचेगा, फिर माइनस 1 में माइनस 3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, तो प्लस 2k हो जाएगा। बस घटा देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रहा है। सी डी वेक्टर का मतलब है डी में सी को घटा घटा के लिखना है। ये हो गया पहला नंबर का सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो जब आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बताए थे लास्ट क्लास में भी, दोनों लेक्चर में भी, आपका सेक्शन ए में भी पूछा था और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो यहाँ फिर से, ए बी वेक्टर यही ना निकला है, तो कभी भी मैग्नीट्यूड आई जे के का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देना, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ बताओ भाई कितना होगा, 1 प्लस 16 प्लस 1, 16 और 2 18, यानी हो गया 18 आंसर। फिर इसी में आपका सी का सी डी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी डी यही निकाल के रखे हैं, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 4, 8 64 और प्लस 4, यहाँ 64 और 4 हो जाएगा आपका 70 और 74, नहीं सॉरी 68 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो गया ना,
तो हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये निकालना था। थर्ड में निकालना है ए बी डॉट सी डी वैक्टर। तो देखो थर्ड नंबर का सॉल्यूशन ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर। तो दो वैक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? तो देखो मैं दोनों वैक्टर पहले लिख देता हूं। ए बी वैक्टर मैंने निकाल के रखा था आई प्लस 4j माइनस के डॉट, फिर सी डी वैक्टर मैंने निकाल के रखा -2i माइनस 8j प्लस 2k। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट का मतलब होता है i का कोफिशिएंट i के साथ गुना होगा, j का कोफिशिएंट j के साथ और k का कोफिशिएंट k के साथ। तो यहां करेंगे तो 1 इंटू -2 -2, फिर ये प्लस माइनस माइनस 8 चौक कितना होगा 32 और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। आप देखना जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i j k नहीं रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट वाला कोफिशिएंट के साथ गुना होगा, जो भी होगा प्लस माइनस वो निकल जाएगा। बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? तो 32 और 2 36 और 2 38 माइनस 38 आ गया। तो ये हो गया थर्ड नंबर का सोल्यूशन। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। लास्ट आपका बच गया है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, यानी ए बी क्रॉस सी डी वैक्टर। जब भी दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमेशा पहले आई जे और के लगाते हैं, फिर ए बी है जो मतलब पहले जो वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट। तो पहला वेक्टर यही ना ए बी, इसका कोफिशिएंट लिखो तो 1 4 -1, तो 1 4 -1। फिर सी डी है तो सी डी का लगाओ -2 -8 2, तो -2 -8 2। ठीक है, ऐसे लिखना है। यहां जो वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट, यहां जो वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट। कब? जब क्रॉस पर, इसको क्रॉस कहते हैं, इसको डॉट कहते हैं। देख रहे हो बिंदु है तो डॉट हुआ, ऐसे है तो क्रॉस हुआ। तो क्रॉस में ऐसे निकाला जाता है वेक्टर। सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट, जो आपको फर्स्ट ईयर में मतलब 12th में ही सिखाया जाता है, फर्स्ट वॉल्यूम में है ना डिटरमिनेंट, तो आपको तो आता ही होगा। जब आई लेंगे तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 4 दूना 8, माइनस होता है फार्मूला से, और माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8। फिर माइनस जे होता है, ये गैप हो जाएगा, ये गैप होगा, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 2 1 जा 2। फिर माइनस 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 प्लस हो गया, 2 एकम 2, प्लस के लेंगे तो ये गैप होगा, तो ये इसके साथ -8 माइनस फार्मूला से होता है, और 4 दूना कितना होगा 8 -8, तो पहले से माइनस और फिर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ 8 0 यानी 0 इंटू आई, यहाँ भी 0 इंटू जे, और यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू के, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया? पूरा 0 वेक्टर आ गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ए बी और सी डी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो गया? आपका 0 वेक्टर आ गया, है ना? तो यही आंसर हो गया। तो था ना आसान, कुछ नहीं करना था, ए बी वेक्टर निकालना था, सी डी वेक्टर निकाल दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था, दोनों का डॉट निकालना था, और दोनों का क्रॉस निकालना था। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, दोनों बता ही देता हूँ, है ना? वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप आराम से देखें, ये मैं क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर ऑफ लाइन पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, और उसी से ये चीज निकाला जाता है जो 3D में पढ़ा जाता है। अगर आपको इसको वीडियो चाहिए तो पहले डिस्क्रिप्शन में मतलब आप कमेंट करें कि हाँ सर इस वेक्टर का मैंने वेक्टर का काफी वीडियो अपलोड किया है, बट लाइन का इक्वेशन नहीं आपका जो है सो अपलोड नहीं किया हूँ 3D का। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करें, मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ, आप जब कमेंट करेंगे तो और शेयर करेंगे तो ये प्रॉमिस कीजिए मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, फिर भी समझ लो। इस टाइप के जो लिखा जाता है ना, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमड़ा B1 वेक्टर, और A2 वेक्टर प्लस लेमड़ा म्यू B2 वेक्टर। लेमड़ा और म्यू दोनों अलग अलग एक स्केलर नंबर होता है, और इस तरह का जो फॉर्म में लिखा जाता है आर वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमड़ा B वेक्टर, ये लिखा होता है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन होता है। वेक्टर फॉर्म में
इक्वेशन का लाइन होता है ये, ठीक है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है इन वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरह से कितने दो ठो, तो दो ठो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ए है। पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, एक ये और दूसरा ए, और इसको बोलते हैं एसक्यू लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना शॉर्टेज डिस्टेंस, ये हर साल पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका इस बार भी आएगा। ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा निकालने को आता है और इस टाइप का क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां समझो कि एसक्यू लाइन क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस में, कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, मतलब एक लाइन ऐसे है एक लाइन उधर है, मतलब कहीं ना इंटरसेक्ट भी नहीं करता हो, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट भी ना करता हो और दोनों पैरेलल भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में हमें दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो फार्मूला हो जाता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 वेक्टर, फिर अपॉन B1 क्रॉस B2 जो निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे बेटा, भागा दे देंगे और पूरे का मॉडुलस होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब भी इस पैटर्न का रहेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फार्मूला लगाना, कब, जब B1 B2 नॉट पैरेलल होगा, जब दोनों पैरेलल नहीं होंगे। मैंने कल भी बताया था पैरेलल है या नहीं है, क्या होता है पैरेलल का। दूसरा, अगर B1 B2 आर पैरेलल, दोनों में क्या है, पैरेलल है, मतलब B1 बराबर या तो लेमड़ा B2 हो जाए या B2 बराबर लेमड़ा B1 हो जाए, यानी जब कोई दूसरे वेक्टर में कुछ कॉमन लोगे तो पुनः पहले वाले वेक्टर के बराबर होगा। तो समझ जाना वैसे दो वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तब स्टैंडर्ड जो शॉर्टेज डिस्टेंस लगाओगे, शॉर्टेज डिस्टेंस लिखा हुआ है B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है, इन दोनों फार्मूला में कंफ्यूज मत करना। हाँ, शर्त यही है कि आपको पहचाननी आना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर दिया है कि नहीं दिया है। तो जब भी आप शॉर्टेज डिस्टेंस बनाओगे तो पैरेलल वाली बात अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। क्लियर क्या है, देखो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, इससे अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2i, यहाँ क्या होगा 3j, यहाँ क्या होगा 4k। क्या देख सकते हो ये ला डाटा और ये डाटा सेम है कि नहीं, बता सकते हो, दोनों सेम है ना। तो इसी को कहते हैं पैरेलल। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ 7 कर दूं ना तो फिर इस फॉर्मूला से बनेगा, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसमें कॉमन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, दोनों अलग अलग वेक्टर है। तो ये दोनों नॉन पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है अभी, लेकिन यहाँ जैसे 6 लिखे ना तो ये दोनों पैरेलल है। कैसे, जब कुछ कॉमन लिया तो देखा फिर वही वेक्टर आ गया ना, तो समझ गया कि दो वेक्टर कैसे पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर नॉन पैरेलल कैसे होते हैं, है ना। अब देख लो यहाँ के बाद जब पैरेलल वेक्टर होता है तो सर हम B किसको मानेंगे, इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे, तो याद रखना जो शुरू ला रहेगा उसी को B वेक्टर मान के चलना, ठीक। तो देखो ये हमारा पैरेलल लाइन में दिया हुआ है ना। चलो तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इला लिख लेना गिवन दैट, ये पहले निकलोगे इतना, गिवन दैट लिखोगे। जो पहले लिखा रहता है वो A1 है और ये ला A2 है, जो कांस्टेंट से पहले लिखा रहेगा A1, ये A2, ये ला B1 B2, लेकिन यहाँ पैरेलल है तो यहाँ खाली B मानेंगे इसको, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग रहता, कॉमन लेके दोनों बराबर नहीं होता, तब B1 B2 लेके चलते तो पहला इसमें सोल्यूशन होता, लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा तो ये दोनों चीजें क्लियर रखना। चलो अब यहाँ से छाटो, यही ला जो रहता है वो A1 वेक्टर है, तो I प्लस 2j प्लस 3k। A2 वेक्टर कौन हो गया बेटा, जो नीचे वाला है 2i प्लस 4j प्लस 5k, यही होता है B वेक्टर। अगर अभी बराबर नहीं होता तो B1 ये B2 हो जाता, लेकिन दोनों बराबर हो गया तो B वेक्टर क्या हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर। अब यहां समझो जो जो डाटा चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस का हमको निकालना है B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर कौन है, ये है, और A1 वेक्टर तो ये ला इसमें घटाओ, इसमें घटाएंगे तो 2 में 1 गया तो हो जाएगा I, 4 में 2 गया तो बचेगा 2j,
5 में 3 गया तो बचेगा 2k। ये हो गया a2 माइनस a1 वेक्टर। फिर इसके साथ देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट है, b के साथ क्या निकालना है, इस वेक्टर का क्रॉस, एंड ऑल्सो b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। तो ऐसे देंगे डिटरमिनेंट, अभी जस्ट बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे जाता है। तो यहाँ पे i देंगे, j देंगे, और यहाँ पे क्या k। i का कोफिशिएंट मतलब पहला वेक्टर, तो b वेक्टर कौन है, ये वाला, तो यहाँ 2 3 4 2 3 4। फिर a2 माइनस a1 वेक्टर कौन है, ये वाला है, तो 1 2 2। ये निकल गया आपका a क्रॉस b। अब यहाँ देखो इसका b क्रॉस निकालेंगे कैसे, i लेते हैं, इसको रो, इसका रो और इसका कॉलम हटाओ, 3 दूना 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, फिर माइनस j होता है, ये गैप होगा, 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो 4 माइनस 4 हो गया। फिर प्लस k होता है, ये गैप हो गया, ये गैप हुआ, 2 दूना 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2i माइनस 0 इंटू जे और प्लस k हो जाएगा। ये निकल गया आपका b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसका ऊपर में मैग्नीट्यूड है, ये जो मॉड दिया है ना वो मैग्नीट्यूड होता है। सो देयरफॉर अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का, तो a1 b क्रॉस a2 माइनस a1 का निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, और जो इसका आया इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 2 दूना 4 और 1 5, ये निकल गया इसका। फिर नीचे क्या है, b का मैग्नीट्यूड, अगेन b का मैग्नीट्यूड का मतलब है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो b वेक्टर आपके पास ये वाला है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक 16, 16 9 25 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया। तो ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब फार्मूला बैठा देंगे, सो लिखेंगे वी नो दैट शॉर्टेज डिस्टेंस पैरेलल लाइन में क्या होता है, b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ बताओ इतना का ऊपर कितना लाया, रूट अंडर 5, और नीचे कितना लाया, रूट अंडर 29, यानी रूट अंडर 5/29। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से 5 नंबर आपको कंप्लीट करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये हर साल पूछेगा, ये बात अच्छे से दिमाग में रख लो। क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 होगा, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो पहला सेट आपका कंप्लीट ये समाप्त हो रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y subject to constraint x plus y less than 4 equal x minus y less than equal to 2 and x y greater than equal to 0। देखो बताता हूँ, समझो। लास्ट क्वेश्चन आपका ग्राफिक मेथड से बनाना रहेगा एलपीपी का। एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब बड़ा आसान टॉपिक होता है ये। अब इसमें करना क्या होता है, 10th क्लास में आप ग्राफ छापना छापे हो, ये बात अच्छे से क्लियर है। देखो करना क्या, यहाँ पे 2 चीजें लिखा रहेगा, या तो मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज, या फिर आपका लिखा रहेगा मैक्सिमाइज। 2 चीजें रहेगा, समझो ये 2 क्वेश्चन बन रहा है। मिनिमाइज कैसे निकालते हैं और मैक्सिमाइज, यानी मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये z बराबर हमेशा लिखेगा। जो इक्वलिटी में यहाँ लिखा जाता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और नीचे हमेशा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा एनी टाइम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनो, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। ये ला निकले ना गिवन दैट में, पूरा पहले ये लिखोगे सोल्यूशन में गिवन दैट। ठीक है, लिखने के बाद ये जो कंस्टेंट है इसको आप 1 मान लेना, इसको मान लेना 2। मैं यहीं से सोल्यूशन कर रहा हूं, ये ला जो भी रहेगा पूरा लिख लेना है, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना है। जो इन आप देखो ये कौन सा फॉर्म में दिया है, इन इक्वेशन के फॉर्म में है ना। तो पहले हम लोग यहां लिखेंगे वी कन्वर्ट इन इक्वेशन
इनटू इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म। जो पहले इन इक्वेशन में जो दिया रहेगा यहाँ पे, इसका देखो लास्ट में रोल है, इसका भी लास्ट में, सिर्फ इसी पे खेल होगा, ठीक है। तो जो इन इक्वेशन दिया है उसको किस में करना है, इक्वेशन फॉर्म में। तो कैसे होता है इक्वेशन फॉर्म, मतलब इक्वल हटा के खाली यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2, यही हो गया इक्वेशन फॉर्म। लेस देन इक्वल टू हटा दिए, चाहे वो लेस देन में हो या ग्रेटर में हो, वो हटा दोगे तो इक्वेशन होगा, और अभी इन इक्वेशन है ही। अब देखो यहां से तुम लोग बड़ा आसान से टेबल छाप लेना, टेबल से एक्स वाई का मान निकाल सकते हो बेटा। ये x हो गया, मान लो ये y। तो बताओ अगर मान लो x का मान हम 0 बैठाते हैं तो y का मान कितना देगा, 4, और जब y का मान 0 बैठा देंगे तो x कितना देगा, 4। ये बड़ा आसान है, और ज्यादा वैल्यू नहीं निकालना है, मात्र 2 ही वैल्यू निकाल दो बस। थोड़ा छोटा छोटा रहेगा तो चलाएगा। तो यहाँ देखो x का मान 0 बैठाया तो y 4 देगा, और जब y 0 बैठाएंगे तो x 4 देगा। ये बड़ा सिंपल तरीका होता है निकालने का, है ना। दूसरा, इसका भी हम लोग टेबल निकाल लेते हैं, यहाँ x यहाँ y। x का मान अगर हम 0 बैठा रहे हैं तो y कितना देगा, तो माइनस इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और जब y का मान 0 बैठाएंगे तो x कितना देगा, 2। इस तरह निकाल लोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे अपना ग्राफ में। ये हमारा ग्राफ ऑफ लाइन हो गया। ये ध्यान रहे कि जितना डाटा होगा उसी के हिसाब से अपना ग्राफ पन्ना में, वहां एक ही तो ग्राफ पन्ना मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा नंबरिंग दे लो भाई, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। इधर से भी 1 2 -3 -1 -2, इधर 1 2 3, फिर आपका इधर मान लो 1 2 3, और यहाँ हो गया 4, ठीक है। और बीच में क्या होता है बेटा आपका 0। ये x एक्सिस हो गया, x डैश y डैश, सॉरी y, और नीचे हो गया आपका क्या, y डैश। ये ग्राफ पन्ना में छापना आप लोग, है ना। पहला आपका इक्वेशन का ग्राफ ले जा रहा हूं, x बराबर 0 तो y 4, x 0 y 4, क्या यहाँ पे आ जाएगा। फिर x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0, क्या यहीं पे रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसको मिला दो, है ना। तो ये देखो ऐसे मिल गया, ठीक। ये जो मिलेगा ना उस इक्वेशन को लिखना, क्या है, यही तो पहला इक्वेशन यही है ना, तो इसी का इक्वलिटी लिख लेना यहाँ पे। तो कैसा आ गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का इक्वेशन। क्लियर है, जैसे कह रहा हूं उसी तरह काम करना है। फिर आता है दूसरा लाइन में, x का मान 0 y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2, क्या यहाँ पे होगा। फिर देखो x का मान 2 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 0, तो यहीं पे रहेगा। अब इस लाइन को ऐसे मिलाओ। अब यह बारीकी से समझना, जिसमें तीनों लाइन से कट करता है। अब यहीं पे चीज समझना है, बेसिक मतलब 12th क्लास पे यहीं पे अब जोर होता है। ये किस लाइन का इक्वेशन हो गया बेटा आपका, तो इस लाइन का इक्वेशन था, तो ये किसका इक्वलिटी लिखे थे, ये वाला। तो ये लिख दोगे भाई कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 का था, ठीक। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, पहले चीजें आपको इसमें कॉमन छाटनी होगा कि इन सभी में कॉमन रीजन कौन होगा, ठीक है ना। तो देखो ये इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी है, x का भी है, और इधर y का भी। दो चीजें, यहाँ पे पोर्शन देखो, जब मैं इस पोर्शन को लूंगा तो ई लाइन है और सिर्फ x एक्सिस है, तो यहाँ तो 3 हुआ। ये भी तो देख रहा है कि x y दोनों हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जिसमें x भी बोलो y भी बोलो, फिर दोनों लाइन का भी। तो इस लाइन का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसका बात नहीं करना है। फिर हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको साइडेड रीजन किसको करेंगे, मतलब इसको रंगना पड़ता है ना। तो रंगने के कैसे, ध्यान से सुनो। एक चीज बताता हूँ, है ना, ये सब में काम करेगा, अच्छे से याद रखना। कभी भी अगर मान लो ये ग्राफ ऑफ लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं। ये अच्छे के बात बता रहा हूं, है ना, लॉजिक है, याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा खड़ा रहेंगे। तो इसका रोटेशन इधर होगा, तो इसका चाल ऊपर की तरफ होगा, तो इसका इधर हमेशा क्या होगा, राइट साइड, और इसका क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड। याद रखना, हमेशा किसी भी लाइन का
लेफ्ट किधर होगा, ओरिजिन की तरफ, और राइट किधर होगा, ओरिजिन से बाहर। ठीक, इस लाइन के लिए इधर आएगा तो ये हो जाएगा इसका क्या, राइट साइड हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर ये लाइन के लिए नीचे जाएगा तो इसका हो जाएगा राइट साइड ये वाला, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। फिर इसका इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा राइट साइड और इसका हो जाएगा लेफ्ट साइड। ये अच्छे से याद रखना, मतलब घुरा फिरा के ये सब लेफ्ट हमेशा ओरिजिन के तरफ आता है और राइट उधर भागेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट राइट मैंने समझा है पहले कि नहीं? तो पहले लेफ्ट और राइट समझना सीखो। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन का हम छायांकित किधर करेंगे, राइट साइड करेंगे कि लेफ्ट साइड रांगेंगे, है ना? जैसे ऐसे रांगना है हमको इस तरह से, तो हम किधर रांगेंगे भाई, किधर रांगेंगे, उधर रांगेंगे, है ना? तो देखो यहाँ इसको साइडेड रीजन करना कैसे है, ये पूरा देखो मैं अभी बता रहा हूँ, रफ में काम करना है, ठीक है? अब देखो इस लाइन को हम चेक करते हैं कि हम इधर रंगना चाहते हैं कि इधर रंगना चाहते हैं। ठीक, तो देखो बड़ा आसान तरीका होता है किस तरह से रंगना होता है। ये जो इक्वेशन जो दिया रहेगा ना, ये सब रफ में काम करना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 है। अपने से क्या करोगे, दोनों x का मान 0 और y का मान 0 बैठाओगे खुद से। क्या बोले सर? x का मान 0 और y का मान 0 बैठाना। तो 0 बैठाएंगे तो क्या होगा बेटा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब फाइनल हो गया 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 4। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या 0 से बड़ा 4 नहीं है क्या? बोला हाँ सर 0 से तो बड़ा है 4। तो ये बात सही निकला ना। तो जब आपका बात ट्रू होगा, जब आपका लैंग्वेज क्या होगा, ट्रू कर देगा। क्या अगर यही रहता अभी 0 ग्रेटर देन 4, क्या ये बात सही है? क्या 0 बड़ा होता है 4 से? नहीं होता है, तो ये बात फॉल्स हो जाता है ना। तो अगर आपका बात सही निकलेगा, यानी स्टेटमेंट को अगर सही करेगा 0 बैठाने पे, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड इसको रंग देना। रंगना किधर है, हमेशा लेफ्ट साइड। कब? जब आपका बात सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस लाइन का लेफ्ट किधर हुआ बेटा? तो सर अभी जस्ट बताएं, ओरिजिन की तरफ होता है। मतलब हमको रंगना किधर, इसको इधर रंगना है। मतलब इस लाइन का हमें ये साइड रंगना है पूरा। ठीक, चलो इसका तो डिसाइड हो गया। दूसरा आते हैं इस लाइन का इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में दिया था आपके पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। हमको पता है कि हम इधर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने से फिर 0 0 बैठाएंगे, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, यानी 0 लेस देन 2। क्या अभी फिर से बात सही हो गया? बोला हाँ सर ये बात तो सही है कि 0 से बड़ा है 2। तो जब सही हो जाता है तो हम लोग किधर रंगते हैं, लेफ्ट साइड रंगते हैं। तो लेफ्ट साइड इसका किधर होता है सर, ओरिजिन की तरफ होता है, तो इसका ऊपर होता है ना। अब देखो क्या यहाँ रंगेंगे, नहीं, इस पोर्शन का इधर आएंगे, जो सभी के लिए कॉमन होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे देखो जो लास्ट का जो लाइन लिखा रहेगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ई वाई हमेशा इधर होगा और एक्स हमेशा इधर होगा। तो ये बताओ हर तरफ से कौन सा ई लाएगा, ई पोर्शन आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, रंग देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रंग देंगे पूरा। अब ये नहीं कि फाड़ देना है पन्ना को ना, बस थोड़ा डार्क दे देना है इसको, इस टाइप को। ये जो रीजन होता है ना, जो चारों पट्टी से रीजन हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फिजिबल रीजन बोलते हैं, है ना? फिजिबल रीजन बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन, जो चारों पोर्शन से घेरा हुआ हो, जिसका हम लोग रीजन निकाला। यही है ऑप्टिमल सोल्यूशन, हम लोग यहीं पे फाइंड करते हैं कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो फिजिबल रीजन पता होगा। फिजिबल रीजन तब निकालते हैं जब हर एक लाइन से वो चारों ओर से घिर जाए और एक सारे कंडीशन को फुलफिल करे। चाहता तो मैं ये भी रंग सकता था, ये ला भी रंग सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं लगा पता है ना, क्योंकि एक्स कभी नीचे नहीं छाक सकता था, ये ला लास्ट केस में, ये हमेशा ही ऊपर रहेगा, है ना? इधर से ये और इधर से ये, तो ये ला तो नीचे आता नहीं, इधर जाता नहीं, इसलिए इसको मैंने रखा। तो जो चारों पट्टी से होता है उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है। कॉर्नर का मतलब होता है जब जिसको हम जो छायांकित किए उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुआ। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। तो हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट है, 4। अब जिसका जिसका वैल्यू है थोड़ा यहाँ दर्शाते हैं। ये 0 0 है, ये ला 2, 0 है, ये हमें पता नहीं है, ये आपके पास है 0, 4। अब इसको नेमिंग दे देना। यहाँ ओ हो गया, मान लो ये है,
ये बी है और ये क्या हो गया, सी का पॉइंट है। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जो दोनों साइड से कट कर रहा है ना। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो ये लाइन का इक्वेशन ये वाला है और इस लाइन का इक्वेशन ये है। तो जब दो लाइन आपस में कट करता हो तो इक्वेशन का लाइन कैसे फाइंड करते हैं, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या, सॉल्विंग 1 and 2। तो ये इक्वलिटी ला पकड़ लेना, है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो इसको, आप इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, है ना। तो सॉल्विंग 3 and 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये कट जाएगा ऐड करने पे, एक्स और एक्स क्या होगा 2x और इधर 4 और 2 6, मतलब x का मान कितना आएगा 3 आएगा। जब x का मान निकल गया तो कोई भी इक्वेशन में बैठा सकते हो। सो देयरफॉर y बराबर कितना होगा 4 माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। ये निकालने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बस जितना काम था मैंने हो चुका है। अब कॉर्नर पॉइंट यानी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना निकल गया b का पॉइंट, तो x का मान 3 और y का मान कितना निकला 1, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 2 का। तो कितना माना था b और b बराबर निकल गया आपका 3,1। ठीक, चलिए अब निकालते हैं जो मेन काम, सबसे लास्ट जो काम होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। अब लास्ट में सोल्यूशन क्या दोगे, देख रहे हो कैसे निकला है। पहले ये डाटा निकलता है, फिर ये निकले जाना है ना। अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा हूं। अब एक टेबल हम लोग नापेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, यानी कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, यानी जो फिजिबल रीजन है किस किस पॉइंट से घिरा हुआ है उसका। फिर हम लोग देंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो अब इसका काम यहाँ पे आने वाला है, जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, z बराबर जो दिया हुआ उसको लिखो अब 3x प्लस 2i, ठीक है। और इस तरह से टेबल हम लोग बनाएंगे एक ठो। ठीक, बनाने के बाद क्या करना है, सभी जितना भी कॉर्नर पॉइंट है लिखो। नाम है कॉर्नर पॉइंट, यानी कौन पे, जहां जहां कौन पे। तो पहला 0 0 0 है, दूसरा क्या है, फिर a है, a का कितना लाया 2 0, b कितना है, तो b का मैंने लाया इंटरसेक्शन पॉइंट 1 3 3 1 सॉरी, और लास्ट में c कितना लाया है, तो c हमारे पास है 0,4। ये बन गया टेबल। ये टेबल आनी चाहिए लास्ट में बनाने के लिए। अब देखो z का रोल होगा। अब ये 0 0 यहाँ बैठा के देखना है, तो z का मान देखना है बना के। 0 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6, यानी z बराबर 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 0, मतलब 6 आएगा। यहाँ z बराबर कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 1, मतलब 2 कम 2 3 3 9 9 2 कितना होगा 11। और यहाँ z बराबर हो जाएगा बेटा आपका 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 4, यानी 4 दूना कितना होगा 8। अब देखो आपसे पूछा क्या था कि मैक्सिमम पूछा था ना, तो बताओ इसमें मैक्सिमाइज मतलब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो सर 11 है। यही है ना, सबसे बड़ा वैल्यू कितना निकल गया 11। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमाइज पूछता, तो मिनिमाइज कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो बस लास्ट में एक आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना निकल गया 11। किस पॉइंट पे, 8 पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकलेगा उसको लिख देना। किस पे निकला 3,1 पे निकला। इसका मतलब क्या सर, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही निकलेगा, बोलो नहीं, कभी भी नहीं ये कहना कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम निकलेगा, है ना। वो किसी भी पॉइंट पे निकल सकता है, ये बात अच्छे से केयर करना। अगर यही रहता है मिनिमम का, तो कैसे लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। किस पॉइंट पे 0 0 पे। ठीक है, तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन ग्राफिकली। फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, जो भी क्वेश्चन रहेगा गिवन दैट करके निकल लेना, इसको 1 2 मान लेना। ये हमेशा इन इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा, उसको इक्वेशन फॉर्म में निकल लेना। 2 टेबल निकाल के एक्स वाई का मान निकाल लेना, फिर ग्राफ में उसको दर्शा देना।
दर्शाने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये पोर्शन किधर रंगेगा, है ना। तो रंगने के लिए वो जो कंडीशन बताया 0 0 पुट करेगा। अगर बात सही है तो ओरिजिन की तरफ रंगना, गलत होगा तो बाहर जाना। ठीक, निकालने के बाद जो फिर आपका ये देख लेना है कि इसका साइडेड रीजन कौन कौन होगा। तो जो चारों ओर से कॉमन, इस लाइन के लिए भी इधर हुआ, उस लाइन के लिए भी उधर हुआ, इसका भी इधर हुआ, उसका भी उधर हुआ, ये हमेशा ऊपरला एक्स ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा। तो ये याद रखना, है ना। इसलिए ये दोनों को मैंने नहीं लिया। उसके बाद जो जो इसको टच करेगा उस पॉइंट को निकाल लेना है। तो जो फाइंड है तो अच्छी बात है, जो नहीं है तो दोनों लाइन को सॉल्व करके यहाँ पे मैंने निकाल लिया। जो ये 10 क्लास में ही सीखे हो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो उससे पता चल गया कि ये सारे पॉइंट, इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन था। फिर तीनों बैठा देना है, तब जाके जो आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का जो रहेगा वो उसमें यहाँ पे बैठा के देख लेना। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये था आपका सेक्शन का क्वेश्चन, जो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, रिमाइंड कर लेना, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आएंगे सेक्शन, ये आपका सेट कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 1। अब आएंगे अगले वीडियोस में सेट 2 लेकर। ठीक है, तब तक आप वेट करें और यहाँ तक आपको पूरी क्वेश्चंस को नोट करते जाना है कॉपी के साथ। लास्ट में रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।